नियामक ज्यामिति में जो अक्ष है उसके बारे में चिन्ह परिपाटी उसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स का ही अपोजिट यानी कि एक्स डैश, वाई अक्ष, और वाई का अपोजिट वाई डैश। ठीक है, उसके बाद ये जो है 0 वो मूल बिंदु 0 0 है। ठीक है, इधर से जो वैल्यू आता है एक्स मूल बिंदु के दाहिने साइड में, ये एक्स प्लस में और वाई भी प्लस में, ऊपर की ओर वाई प्लस में, यानी कि एक्स और वाई दोनों प्लस में होता है। इसमें जो है एक्स माइनस और वाई प्लस, और पहला कोई भी निर्देशांक जब लेते हैं तो पहला बिंदु एक्स का दूसरा वाई का लेते हैं, पहला बिंदु एक्स का दूसरा वाई का, भुज और कोटि। ठीक है, तो पहला एक्स का दूसरा वाई का। उसी तरह से जो है ये जो है आपका पहला पाद है, प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद है, ये तृतीय पाद है, और ये चतुर्थ पाद है। ठीक है, इसमें जो पहला बिंदु x का दूसरा y का, x भी पॉजिटिव, x भी जो है पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, यानी दोनों का दोनों प्लस में। उसके बाद दूसरे पाद में जब जाते हैं तो x पहला बिंदु x का दूसरा y का, इसलिए जो है x इसमें निगेटिव है यानी माइनस में, और y पॉजिटिव यानी y प्लस में। ठीक है, उसी तरह तीसरे पाद में देखते हैं तो x पहला बिंदु x का दूसरा y का, x है निगेटिव यानी x माइनस में और y भी माइनस में, x भी माइनस में और y भी माइनस में, यानी तीसरे पाद में x और y दोनों का निर्देशांक जो होता है जो हम लेते हैं वो दोनों माइनस में ही होगा, दोनों माइनस में, दोनों ऋणात्मक। उसके बाद जो है चलते हैं चतुर्थ पाद में, तो पहला x का दूसरा y का, x है पॉजिटिव और y निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से चिन्ह परिपाटी देख रहे हैं कि पहले पाद में जो है x और y दोनों पॉजिटिव होता है, दूसरे पाद में x निगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे पाद में x और y दोनों निगेटिव, और चौथे पाद में x पॉजिटिव y निगेटिव। यहाँ पे जो भी एक पहले पाद में जो भी बिंदु लेते हैं वो x अक्ष से जो होता है वो y दूरी होता है, और y अक्ष से x दूरी होता है। ठीक है, पहला जो है वो अगर हम यहाँ से x बिंदु लिए हैं, x बिंदु का मतलब हो गया कि 0 0 से जो है जो दाहिनी ओर बढ़ रहा है, तो x से जो दूरी है वो x बिंदु हो गया। तो x से दूरी यानी कि ये x के पैरेलल होता है और ये y के पैरेलल होता है, और दोनों जो है इस पे लंब होता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे पे लंब होता है। ठीक है, तो ये जो है चिन्ह परिपाटी से संबंधित ये बिंदु हुआ। ठीक है, ये मूल बिंदु है, पहला बिंदु इसमें x का, दूसरा बिंदु y का, पहला भुज और दूसरा कोटि। ये प्रथम पाद है, प्रथम पाद में दोनों प्लस में, द्वितीय पाद में x माइनस वाई प्लस, तृतीय पाद में x भी माइनस y भी माइनस, और चतुर्थ पाद में x प्लस और y माइनस होगा। अब देखते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र जैसे कि एक बिंदु अगर O है, दूसरा बिंदु P है, O P दोनों को मिला दिए। ठीक है, तो इसका पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब इसका O का निर्देशांक ले लेते हैं x1 y1 और P का x2 y2। इस तरह से दूरी सूत्र अगर लगाते हैं, दूरी सूत्र, दूरी OP बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दूरी सूत्र होता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और होल जो होगा वो रूट में हो जाएगा, पूरा का पूरा रूट में। ठीक है, दूरी सूत्र रूट अंडर एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है आपका दूरी सूत्र। ठीक है, अब समझ में आ गया, दूरी सूत्र हो गया।
अब है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का अभी तुरंत बताया है कि अक्ष वाले पे कि मूल बिंदु जो होता है ये है आपका मूल बिंदु। तो इसका जो नियतांक होता है, इसका निर्देशांक जो होता है वो 0 0 होता है। ठीक है, तो अगर हम पहला बिंदु अगर या फिर दूसरा बिंदु अगर 0 0 ले लेते हैं तो या सिर्फ एक टर्म बचेगा x2, इसमें अगर ये 0 हो गया तो सिर्फ y2 बचेगा। तो इस तरह से अगर हम दूरी सूत्र निकालते हैं कब, जब मूल बिंदु से हो, मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा √x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, क्योंकि एक बिंदु इसमें 0 0 है। तो दूसरा बिंदु अगर लेते हैं तो x और जो है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, √x² प्लस y², जब मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना हो। ठीक है, समदूरस्थ, समदूरस्थ का में भी जो है हम दूरी सूत्र ही लगाते हैं। समदूरस्थ का मतलब हो गया कि दोनों दूरियां समान होगी। अगर एक बिंदु हम ले लेते हैं यहाँ से कि ये बिंदु का दूरी यहाँ से यहाँ तक का समान है और इस बिंदु का दूरी यहाँ तक का से यहाँ तक का समान है, तो समदूरस्थ है। तो इसमें भी हम दूरी सूत्र लगा के इसका पता कर सकते हैं कि ए बी बराबर है ए सी के, या फिर अगर हम इस तरह का भी बिंदु है कि ए बी और सी है, तो ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी समान है, तो हम यहाँ से भी दोनों निर्देशांक का प्रयोग करके दूरी सूत्र निकालेंगे। यहाँ से दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों समान होगी, तो इसको कहेंगे कि ये समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब कि समान दूरी पर है। ठीक है, तो समान दूरी पर जो होगा तो उस तरह से हम जो है दूरी सूत्र लगा के यहाँ से यहाँ तक का दूरी ज्ञात करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी ज्ञात करेंगे। दोनों अगर बराबर आ जाता है तो इससे जानेंगे कि ये समान दूरी पर है। ठीक, अब देखते हैं संरेख या एक रैखिक। संरेख का मतलब हो गया कि जो एक ही रेखा पर हो, एक ही रेखा पर हो। तो संरेख जो है एक ज्ञात करते हैं त्रिभुज वाले में, त्रिभुज वाले में जो है उसका क्षेत्रफल से ज्ञात करते हैं, लेकिन इस वाले में क्षेत्रफल की जरूरत नहीं है। इसमें शुरुआत है जो दूरी सूत्र से ही ज्ञात होगा। तो दूरी सूत्र से जैसे कि मान लेते हैं कि ए बी और सी, अगर संरेख होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाएगा ए सी के। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों का जोड़ इस यहाँ से यहाँ तक के बराबर है। अगर हम इसको ऊपर उठाते हैं, ये तीनों बिंदु अगर अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है, और इसको जोड़ें, इसको जोड़ें और इसको जोड़ें, तो यहाँ से यहाँ तक का जोड़, यहाँ से यहाँ तक का जोड़ इस जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन पे हम कहेंगे कि हाँ ये जो है संरेख है। लेकिन इसमें यहाँ से यहाँ तक का जोड़, यहाँ से यहाँ तक का जोड़ इसके बराबर नहीं हो सकता है। इस कंडीशन में हो सकता है, इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये संरेख होगा जब जो है यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी का जोड़ यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर हो जाए। इसमें भी हम दूरी सूत्र लगाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से दूरी सूत्र निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का, फिर दूरी सूत्र से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करेंगे और उसके बाद फिर ए से सी तक की दूरी ज्ञात करेंगे। और इसके बाद जो है ए बी और बी सी को जोड़ने के बाद अगर ए सी मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि ये संरेख है या फिर एक रैखिक है। ठीक है, अब देखते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र दो प्रकार का। विभाजन सूत्र जब m और n एक अनुपात में जो है एक रेखा को बांटा जाएगा, जब जो है जैसे a b एक रेखा है, रेखाखंड है, रेखा नहीं रेखाखंड है। ठीक है, और जब a b रेखाखंड को जब m/n के रेशियो में बांटा जाएगा, m/n के रेशियो में बांटा जाएगा, x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये a और b का निर्देशांक है। जब इस रेशियो में बांटा जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे विभाजन के लिए? तो विभाजन सूत्र से, ठीक है, विभाजन सूत्र से m को x2 के साथ गुना कर देंगे और n को x1 के साथ गुना कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है जो निर्देशांक ज्ञात होगा m
mx2 प्लस nx1 बटा में हो जाएगा m प्लस n, mx2 प्लस nx1, इसका इससे और इसका इससे क्रॉस कर देंगे, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ये हो गया x का निर्देशांक। फिर उसी तरह y का निकालेंगे तो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। इस तरह से जो है विभाजन सूत्र से जो है जब जो रेखा है वो m/n यानी कि किसी अनुपात में जब बटा हुआ है, मध्य बिंदु नहीं है, एक m और n के रेशियो में बटा हुआ है, तब जो है हम विभाजन सूत्र लगाएंगे कि mx2, m का x2 इस निर्देशांक से क्रॉस कर देंगे, इस निर्देशांक से गुना, और n का इस निर्देशांक से गुना। ठीक है, तो mx2 प्लस nx1, फिर बाई में m प्लस n, उसके बाद my2 प्लस ny1 बाई में m प्लस n। इस तरह से विभाजन सूत्र ज्ञात करेंगे जब m और n के रेशियो में बटा हुआ होगा तो। ठीक है, उसके बाद जो है मध्य बिंदु से, एक तो हो गया इसमें a और ये b। ठीक है, m/n से अब मध्य बिंदु से निकालते हैं, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ये है विभाजन सूत्र से जो है बिंदु का जो बिंदु आएगा उसका निर्देशांक, और ये मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु है यानी कि दोनों बराबर रेशियो में बटेगा, बराबर बराबर होगा। अगर बराबर बराबर है तो हम इसी को जो है मान लेते हैं कि एक रेखाखंड है ए बी, ये बराबर बराबर बट रहा है, यानी कि बराबर बराबर का मतलब हो गया कि 1:1 के रेशियो में बटेगा। तो इस तरह से जो है बराबर बराबर बटा, तो इस रेशियो में हम लेते हैं कि x1 प्लस x2। अगर इसका जो है x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो इस तरह से x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2, ये हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, जब m और n के रेशियो में बटेगा तो हम लेंगे mx2 प्लस nx1, क्रॉस गुना हो जाएगा n का x1 से और m का x2 से, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, कमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2। ठीक है, इस तरह से ज्ञात करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और यहाँ से विभाजन सूत्र हो गया। अब त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, जब जो है इसका केंद्रक दिया होगा, यानी कि जब त्रिभुज के जो माध्यिकाएं हैं वो 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में जब अनुपात में बढ़ता है, तो ये जो है केंद्रक है, त्रिभुज के केंद्रक। तो जब इसका निर्देशांक ज्ञात करना होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। यानी कि जब जो है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना होगा, त्रिभुज जो है जब माध्यिकाएं 2:1 के अनुपात में बटेंगी, तब जब त्रिभुज की माध्यिकाएं 2:1 के अनुपात में बटेंगी, तब हम त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन जब त्रिभुज के अंतः केंद्र ज्ञात करना होगा और उसका त्रिभुज का निर्देशांक दिया हुआ है, और ये दूरी जो है उसके अनुपात जो है जो माध्यिकाएं हैं वो उसका अनुपातिक नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये दिया हुआ है कि ये दूरियां जो है दी गई है। जैसे कि शीर्ष के सामने की दूरी a, स्मॉल a, छोटी a। ठीक है, b शीर्ष के सामने छोटा b और c शीर्ष के सामने छोटा c, अगर ये दूरियां दी गई हैं, ठीक है, तो उस वाले कंडीशन में जो है अंतः केंद्र के कंडीशन में अंतः केंद्र वाले का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 बटा में a प्लस b प्लस c। उसी तरह
y1 y का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ay1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 बटा में a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, जब तीनों निर्देशांक ज्ञात हो और a b c उसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं उसकी a के शीर्ष के सामने जो भुजा है, b के शीर्ष के सामने जो भुजा है और c के शीर्ष के सामने जो भुजा है उसमें वो दिया हो, या फिर जो है ये कहे कि ये ज्ञात कीजिए उसके बाद जो है उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तब जो है, या फिर अंतः केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करने की बात होगी तो हम लगाएंगे ax1 प्लस bx2 cx3 बाई a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई a प्लस बी प्लस सी। इसमें अगर a b c नहीं भी ज्ञात हो और कहा जाए अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए तो आप जो है दूरी सूत्र लगा के a से b की दूरी, b से c की दूरी और c से a की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये फॉर्मूला का प्रयोग करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, जब त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात हो तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, तो इस फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे। ठीक है, तो याद रखने के लिए क्या करते हैं कि पहले जो है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि जो है वामावर्त जिसको कहा जाता है हिंदी में वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक मतलब घड़ी के दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। जैसे घड़ी की सुई चलती है इस दिशा की ओर तो इसके विपरीत दिशा की ओर वामावर्त चलना है हमें। ठीक है, तो इस दिशा की ओर। तो इसमें जो है फॉर्मूला लेने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए 1/2 बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद जो है x1 लेंगे, पहले बिंदु A से जो है A का पहला बिंदु x1। उसके बाद जो है यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो x1 जब ले लिए तो उसके बाद y2 लेना है अगले वाले बिंदु से, और कहाँ घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में, यहाँ B की ओर आएंगे। तो B से जो है x निर्देशांक ना लेकर y निर्देशांक लेंगे, y, फिर उसके बाद वामावर्त जाएंगे और C से y3 लेंगे, तो y2 माइनस y3, x1 A से x1, B से y2 और C से y3। तो x1 हो जाएगा गुना में y2 माइनस y3, x1 गुने y2 माइनस y3। ठीक है, x1 गुने y2 माइनस y3, फिर जो है प्लस लेंगे। फिर इसके बाद जब यहाँ से बिंदु ले लिए हैं तो अगले बिंदु से लेंगे, तो x2 अगर इसका लेते हैं तो y जो है C का, फिर अगले वाले निर्देशांक का x2, यहाँ से x2 गुने इसके बाद वाले निर्देशांक C से y3 माइनस y1, x2 उसके बाद जो है गुना में अगला निर्देशांक y यहाँ से ना लेकर आगे से, आगे और भी वामावर्त दिशा में आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ से y3 और माइनस y1, x2 गुने y3 माइनस y1, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे। उसके बाद x3। अब इसके बाद जब हम ये बिंदु ले लिए, फिर ये बिंदु ले लिए, फिर अगले बिंदु से x लेंगे। उसके बाद जब x यहाँ से ले चुके हैं तो अगले उसके आगे वाले बिंदु से वामावर्त की ओर बढ़ेंगे तो a बिंदु आता है, a का y निर्देशांक लेंगे y1 माइनस y2 लेने के लिए अगले वाले बिंदु से, यानी कि हर एक बिंदु से एक निर्देशांक लेके आगे वामावर्त में बढ़ते हुए जो है उसको माइनस में ले लेंगे। ठीक है, तो x1 लिए यहाँ से तो y2 यहाँ से और y3 यहाँ से, फिर जो है x2 लिए यहाँ से तो y2 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा यहाँ से, फिर उसके बाद y1, फिर जब x3 लेंगे तो y1 और y2, यानी कि इसी तरह से वामावर्त डायरेक्शन में, वामावर्त मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे और घूमते हुए फॉर्मूला को पूरा करेंगे। ठीक है, तो 1/2 x1, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 कोई एक ही ग्रुप का नहीं है, यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 2 3 1 फिर 3 1 2, इसी पैटर्न के आधार पे बढ़ता जाएगा। और ये फॉर्मूला बस याद रखना है कि अंदर वाले में जो है माइनस रहेगा और बाहर वाले में प्लस रहेगा। ठीक है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। अब जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी कहेगा कि आपको जो है त्रिभुज का निर्देशांक जो है
वो संरेख हो जाता है, त्रिभुज का निर्देशांक जो है संरेख हो जाता है। तो जब संरेख का कंडीशन देता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समय 0 हो जाएगा। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो 0 के बराबर करेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि ये त्रिभुज का जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख है। ठीक है, संरेख का मतलब हो गया कि एक ही रेखा पर तीनों बिंदु है, तीनों उठा ही नहीं है, मतलब सरल रेखा पे है। ठीक है, तो इससे समझेंगे कि त्रिभुज का निर्देशांक जो है संरेख हो गया है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समय 0 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक होगा, जैसे कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और कभी कभी क्या है कि ये सभी निर्देशांक में घूमते रहते हैं, प्लस में भी माइनस वाले में भी, पहले पाद में, दूसरे पाद में, तीसरे या चौथे पाद में, किसी भी पाद में हो सकते हैं, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो है वो हम इसमें दिशा का नहीं के आधार पर नहीं ले रहे हैं, हम सदिश राशि नहीं लेते हैं, अदिश पे ही जो है सारा क्षेत्रफल ज्ञात होता है। ठीक है, तो हम स्केलर क्वांटिटी मतलब कि अदिश राशि का प्रयोग करके बनाते हैं। तो इसीलिए जो है इसमें जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात होगा तो क्षेत्रफल निगेटिव में नहीं आएगा। अगर निगेटिव में आ भी जाता है तो आप मोड लगा के इस तरह से जो है सीधा लाइन खींचकर जो है मोड लगाना कहते हैं, मोड लगाकर आप उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को धनात्मक बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे? तो चतुर्भुज में जानते हैं कि अगर चतुर्भुज को हम बीचों बीच बांटेंगे तो ये 2 त्रिभुज में बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो है पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला, तो फिर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे इससे। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ज्ञात करने के लिए फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे। इसका निर्देशांक 1, 2, 3, इन तीनों निर्देशांक से पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर इन तीनों निर्देशांक से दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, ये बन जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बनाने के लिए 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो है चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका नियामक ज्यामिति का ये जितना भी था आपको रेखा पे, त्रिभुज पे, क्षेत्रफल पे और चतुर्भुज पे, ये सभी पूर्ण हुआ।